हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 11, जिस चैप्टर का नाम बच्चों विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और इसमें आप लोगों का ज्यादा क्लास नहीं रहेगा, 2-3 क्लास में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखना, हर एक टॉपिक को कवर करना, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप ये नहीं कहना कि सर आपने नहीं पढ़ाया है। इसलिए आप लोगों को बढ़िया सा है ना कॉपी पेन लेकर बैठना है, इसको लिखते चलना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है। यदि जिन बच्चों ने नोट्स लिया तो अच्छी बात है, बाकी जिनके पास नोट्स नहीं तो बढ़िया कॉपी पेन में लिखते जाए। पर यदि कोई बच्चा ऐसा लगता है कि हमें नोट्स लेना चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर में हमेशा हर वीडियो में अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं कि मेरा पर्सनल नंबर बच्चों 9685299149। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स के लिए तो मात्र 100 RS लगता है बच्चों, 100 रुपए लगते हैं। आपको प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स विद ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। कोई बच्चा यदि चाहता है तो नोट्स ले सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। बाकी आज का मेन टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब है निकलना, सिंपल है। लेकिन इसके पहले कुछ चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक पृष्ठभूमि के बारे में समझना है, क्योंकि आप लोगों ने बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि भाई साहब, जैसे आप लोगों ने प्लकर एवं क्रुक्स का विसर्जन नलिका का जो प्रयोग है, जो कैथोड किरणों की खोज है, क्लास 11th केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। इसलिए यहां पर डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। ठीक है, यदि हम बात करें बच्चों की सन 1870 में विलियम क्रुक्स ने बताया था कि किस तरीके से प्यारे बच्चों आपका कैथोड किरण चलता है। उन्होंने एक प्रयोग किया और एक निर्वात नली ट्यूब ले लिया। ठीक है, यहां पे बच्चों ऐसा हम बनाते हैं। ठीक, और सर थोड़ा अच्छे से बनाओ ताकि थोड़ा देखना बच्चों। चलिए, ठीक, इधर एक प्लेट लगा दिया जिसे हम कैथोड बोलते हैं, तो इधर लगा दिया एनोड बोलते हैं। ठीक, कैथोड मतलब ऋणात्मक और बच्चों एनोड मतलब धनात्मक। और इसको क्या कर दिया, बाह्य ऊर्जा स्रोत से जोड़ दिया, पॉजिटिव निगेटिव, और यहां पे कुंजी लगा करके ऐसा जोड़ दिया। अब देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया कि पहले नॉर्मल प्रयोग किया। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि एक निर्वात ट्यूब है। निर्वात ट्यूब मतलब अंदर कोई माध्यम नहीं है, और इसके अंदर किसी प्रकार से माध्यम न रख करके इसमें उच्च वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट का यहां पर दोनों जगह विभवांतर उत्पन्न किया। तो देखा कि कुछ कण जो निकल करके कैथोड से चल करके एनोड की ओर जा रही। ठीक है, जो सरल रेखा में चलती है सीधी, है ना, और एनोड की ओर आकर्षित होती है। इन किरणों को ही उन्होंने कैथोड किरण कहा, और इस तरीके से बच्चों कैथोड किरणों की खोज हो गई। ठीक है, कैथोड किरणों की खोज हो गई। प्लकर एवं क्रुक्स का मॉडल जो है आप लोगों को आज होमवर्क देता हूं। क्या है सर? होमवर्क क्या है कि प्लकर एवं क्रुक्स का मॉडल आप लोग 11th केमिस्ट्री से पढ़ लेना, सर्च कर देना प्लकर एवं क्रुक्स यानी कैथोड किरणों की खोज बाय शिव सर या शिव कोचिंग क्लासेस, आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ है नहीं भाई। उन्होंने अपने जैसे यहां पर एक वायु चूसक पंप भी लगाया था, चित्र में बना देता हूं। वायु चूसक पंप का मतलब ये होता है इसकी सहायता से अंदर के दाब को कम कर देता है। तो प्लकर एवं क्रुक्स ने सन 1870 में एक निर्वात पंप ले लिया, मतलब निर्वात नली ले ली, है ना, जिसे बच्चों हम बोलते हैं एक प्रकार से वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और उसमें एक वायु चूसक या विसर्जन नली का, जो भी आप ले सकते हो। निर्वात नली का मतलब है अंदर किसी प्रकार से कोई माध्यम ना हो। और उन्होंने बच्चों पहले क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड लगाकर, कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड लगा करके ऐसे ही सामान्य स्थिति में उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लगाया। तो देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया, जो आपने विसर्जन नली ली है इसके अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया। कितना दाब कम कर दिया बच्चों? 0.0001 mm कर दिया। इतना दाब कम कर दिया और फिर से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लगाया, मतलब उच्च वोल्टेज आरोपित कर दी। तब उन्होंने देखा कि कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं, जो एकदम सीधी रेखा में जाती है। और इन किरणों को उन्होंने क्या कहा बच्चों? कैथोड किरणें कहा। क्या बोला?
कैथोड किरणें कहा, यानी कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों को कैथोड किरण नाम दिया गया। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा यही पृष्ठभूमि हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि कैथोड किरण सन 1870 में विलियम क्रुक्स द्वारा खोज की गई, लेकिन इनको कैथोड किरण के नाम से कब बताया गया? 1879 में। यह सुझाया गया कि ये किरणें तीव्रता से चलने वाली ऋण आवेशित कणों की धारा से बनी होती है। इस कारण बच्चों 1879 में इन्हें कैथोड किरणों के नाम दे दी गई। ध्यान रखिएगा 1879 में ऐसा माना जाता है कि खोज कब हुई, तो 1879 माना जाता है। प्रयोग तो उन्होंने कब से शुरू कर दिया? 1870 से। एनसीईआरटी का यह हवाला दे रहा हूं, अलग अलग बुक की मैं बात नहीं करता हूं, एनसीईआरटी का हवाला दे रहा हूं कि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1870 में इन्होंने प्रयोग किया और 1879 में इन्होंने बताया कि ये किरणें तीव्रता से चलने वाली ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, इसलिए कहा जाता है कि भाई पहले तो 1870 में बता दिया कि कुछ किरणें निकल करके कैथोड से लेकर के एनोड की ओर जा रही हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर पर्दे पर प्रतिबिंब भी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उत्पन्न करती हैं। तो 1870 में उन्होंने केवल प्रयोग ये किया कि भाई साहब एक विसर्जन नली ले ली। विसर्जन नली में यदि हम किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत के माध्यम से, बैटरी या किसी भी सेल के माध्यम से बच्चों उसमें क्या करते हैं 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, तो किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन विसर्जन नली के अंदर का दाब अत्यंत कम कर दें और फिर उसके सिरों के बीच वोल्टता लगाएं, यानी विभवांतर उत्पन्न करें, तो कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं। और कैथोड किरणों की खोज इस तरीके से विलियम क्रुक्स द्वारा कर दिया गया। बाद में बच्चों 1879 में बताया गया कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर है। कुछ चीजें पॉइंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं बच्चों, इसलिए समझना जरूरी है। 1887 की बात करते हैं बच्चों। 1887 में आप लोगों को पता है कि इस समय जो आप है प्रकाश के तरंगों के गुण के बारे में हर्टज ने बताया था कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है और उस तरंग प्रकृति के आधार पर बच्चों, उस तरंग प्रकृति के आधार पर हम प्रकाश की किरणों की व्याख्या, विवर्तन, अपवर्तन हर तरीके से अध्ययन करते हैं। और साथ में मैक्सवेल द्वारा समीकरण दिया गया था, जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज हुई है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज हुई और माना गया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के समीकरण है ना बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं और इस 4 समीकरण के माध्यम से तरंग के रूप में प्रकाश जो है तरंग की भांति व्यवहार दर्शाता है, इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। साथ में हर्टज द्वारा 1887 के आसपास ही उन्होंने बताया था कि भाई साहब प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, ये प्रयोग था। और जो आपका बच्चों 1887 है, इसी में जे थॉमसन यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रयोग भी था। थॉमसन ने अपने प्रयोग में E/m का मान ज्ञात किया था बच्चों, याद रखिएगा सन 1887। ये कुछ बेसिक पृष्ठभूमि है जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब देखो, जैसे ही विद्युत चुंबकीय किरणों की उत्पत्ति हुई, इन्हीं को प्रयोगों में करते 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 रोंटगन साहब आए और 1895 में उन्होंने विद्युत चुंबकीय किरण से संबंधित तथ्यों को अध्ययन करते करते एक्स किरणों की खोज कर दी कि इसका तरंगदैर्घ्य इतना से इतना होता है, ये एक्स किरण है, जो कि बच्चों एक्सरे में आज भी प्रयोग किया जाता है। फिर जे थॉमसन द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी गई कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई? 1897 में। अब देखो बच्चों, कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन ये दोनों अलग अलग है। सन 1879 में 1870 में विलियम क्रुक्स ने प्रयोग किया। 1879 में बताया कि कुछ किरणें निकल करके कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही हैं। तो पहले तो उन्होंने बताया 1870 में कि कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं, इसलिए इनको हम कैथोड किरण कहते हैं। और 1879 में उन्होंने ये बताया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी और बुक से नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जो किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर इसके बाद जे थॉमसन साहब ने बोले भैया कि इलेक्ट्रॉन का भी इस संसार में अस्तित्व है और इसकी खोज कब हुई? 1897। अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, अभी 3 वर्ष उधर मान लो और फिर अपना 125 ही, मतलब 128 वर्ष लगभग, इतने पहले अभी इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी जब आप पढ़ रहे हो बच्चों। ठीक है, फिर 1913 में अमेरिका के वैज्ञानिक R.A. मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ज्ञात कर लिया तेल बूंद प्रयोग के द्वारा, है ना। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो ये आप लोगों का
मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग 11th क्लास के केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आप सर्च कर लेना मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, शिव कोचिंग क्लासेस, शिव सर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो कुछ बेसिक पृष्ठभूमि है, यहां से क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन में पूछा जाता है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दिया गया तो आपसे बन जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण की समीकरण किसने दिया, मैक्सवेल ने, तो ये पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। एक्स किरणों की खोज किसने की, तो रोंटगन ने की, 1895 में की। ठीक है बच्चों, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग कब, तो 1913 में किया गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मान है वो किसने किया, तो मिलिकन ने बताया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। और बच्चों उसमें आवेश का, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इस प्रयोग को किसने बताया, तो मिलिकन ने बताया। किसने प्रयोग किया, कितना मान होता है। तो ये कुछ बेसिक पृष्ठभूमि है। आज पूरा बच्चों आप लोगों को स्लो मौसम में क्लास चलेगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता क्या बच्चों, थोड़ा समझिएगा। फिलहाल ये आप लोगों को प्रयोग होमवर्क में दिया हूं। होमवर्क का मतलब आप लोग हमारे लेक्चर से ही देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि हमने बता दिया कि विलियम क्रुक्स ने सन 1879 या 70 में, किसी बुक में 1870 दिया रहता है, किसी बुक में 1879 दिया रहता है। तो हम 1870 को ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया और उन्होंने एक विसर्जन नली ली। विसर्जन नली में एक वायु चूसक पंप लगा दिया। ये पंप है बच्चों, है ना, जिसकी सहायता से अंदर के दाब को कम कर सकते हैं। और इसमें बच्चों बाह्य स्रोत के माध्यम से दो इलेक्ट्रोड लगा करके, एक कैथोड और एक एनोड है, दो इलेक्ट्रोड लगा करके बाह्य स्रोत के माध्यम से उच्च वोल्टेज आरोपित की, है ना, इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर उत्पन्न किया। विभवांतर उत्पन्न कर दिया, देखा कि कुछ भी अंदर कोई, है ना, हलचल नहीं हो रही है, यानी किसी प्रकार से कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया और फिर से, है ना, क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर आरोपित किया, तो देखा कि कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं, जिन्हें ही कैथोड किरणों का नाम दिया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो बच्चों, गला सूख जाता है, पानी का सहारा ग्लास से ही लेते हैं। ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है। यदि 4 लेक्चर भी हो गए अच्छे तरीके से ढंग से, जैसे आज का लेक्चर है, 4 लेक्चर भी हो गए तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे बच्चों ये आपका पदार्थ है, थोड़ा समझना। ये पदार्थ बच्चों, पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पढ़ रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा। पदार्थ किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना हो बच्चों, छोटे छोटे कण, कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कण से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, और ये कण क्या होते हैं, ये कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। छोटे छोटे जो कण है वो परमाणु है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। यदि मान लीजिए अणु है बच्चों, यदि मान लीजिए अणु है, अणु है, तो अणु के अंदर जो होता है वो परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु। ठीक है बच्चों, अणु के अंदर क्या होता है, परमाणु। और परमाणु में क्या होता है बच्चों, परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक होता है जहां धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। आगे चलकर नाभिक पढ़ोगे, परमाणु वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी ये मिलेगा। अब यदि बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए, क्या दे दें हम, एनर्जी दे दें। क्या दे दें बच्चों, ऊर्जा दे दें। जब इस परमाणु को ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके बाहर हो जाएगा। ठीक, अब ये पदार्थ है, पदार्थ में बच्चों बहुत सारे परमाणु, पदार्थ में बहुत सारे परमाणु, मुख्य रूप से सतह की बात करते हैं। ठीक, अंदर भी है, हर जगह, क्योंकि ये परमाणु से ही मिलकर बना हुआ है। और जब परमाणु है बच्चों, तो आप सबको पता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। जितने भी परमाणु होंगे सभी में इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। जितने भी परमाणु होंगे सभी में इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जितने भी परमाणु होंगे बच्चों सब में इलेक्ट्रॉन होगा। अब यदि इसको हम गर्म कर दें, इसको हम गर्म कर दें, इसको हम गर्म कर दें, यानी ऊर्जा दे दें, हो सकता है ऊर्जा गर्म करके दे दें,
हो सकता है यहां से विकिरण आपतित करा दें, प्रकाश किरण मान लीजिए आपतित हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो इसको ऊर्जा दे दें। हो सकता है इसमें हम विद्युत विसर्जन कर दें, यानी वहां से विद्युत धारा के स्रोत के साथ इसको जोड़ दें। ठीक, तो बच्चों कहीं ना कहीं इस पदार्थ को जब हम ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने सतह से निकल करके बाहर चलने लग जाते हैं। यह परिघटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आया बात? कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर ही बना है। यदि अणु है बच्चों, कोई यौगिक है वो अणुओं से मिलकर बना है, तो अणु के अंदर परमाणु है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बोले सर प्रोटॉन नहीं निकल सकता? प्रोटॉन नाभिक में बैठा रहता है, निकलेगा तो बाहर का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे मान लीजिए 50 लोग हैं, घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, 10 लोग अंदर हैं, बाकी फिर 10 का लेयर, फिर 10 का लेयर, फिर 10 का लेयर, तो क्या अंदर वाला निकलेगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन एनर्जी, भाई जैसे मान लीजिए प्रसाद वितरण हो रहा है, तो जो पास में होगा वही ना पहले पाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करते हैं क्योंकि वो सबसे बाह्यतम कोष में होते हैं, और एनर्जी प्राप्त करते हैं और अपने कोष से बाहर निकल जाते हैं। ये परिघटना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। यानी बच्चों जब किसी पदार्थ को एनर्जी दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, एनर्जी दी जाती है, तो धातु की सतह से, या सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है, सतह पर गर्म किया जाता है, धातु को गर्म करेंगे, विद्युत उत्सर्जन करेंगे, तो एनर्जी प्राप्त करके, ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्थिति से बाहर निकल जाते हैं। यह परिघटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन थोड़ा समझना है आप लोगों को। क्या समझना है? कि सर जो हमने एनर्जी इसको दी है, हम एनर्जी जो दे रहे हैं, जो ऊर्जा दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो ऊर्जा दे रहे हैं ना बच्चों, उसको उसका कार्यफलन कहते हैं। क्या? कार्यफलन, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कि हम कार्य कराने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं ना, यानी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो भी तो कार्य होगा ना, ऊर्जा देने से तो कार्य होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जाए। तो प्यारे बच्चों हमने कहा कि पदार्थ को एनर्जी दी, पदार्थ को ऊर्जा दिया, तो पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गया। मतलब उसको जो हमने ऊर्जा दी तो कार्य किया, इसलिए उसको बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्यफलन। देखो अभी आपको मिलेगा कार्यफलन, कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का हम क्या बोलते हैं बच्चों? कार्यफलन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्यफलन कहते हैं, जिसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये आगे चल करके जब हम आइंस्टीन का समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कोई पदार्थ है, उसकी एक निश्चित कार्यफलन है। यदि कार्यफलन ज्यादा है मतलब ऊर्जा ज्यादा लगाना पड़ेगा, यदि कार्यफलन कम है तो कम ऊर्जा लगाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसका कार्यफलन कम होना चाहिए, ताकि भैया कम ऊर्जा लगे और आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। कार्य करने के लिए जो ऊर्जा लग रही है, कम ऊर्जा लगेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो किसी भी धातु के सतह का या धातु का बच्चों, पदार्थ का कार्यफलन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन ज्यादा हो जाएगी। ओके, चलिए कहानी में ट्विस्ट आया, मजा आया। जैसे मान लीजिए पदार्थ है, पदार्थ के अंदर अणु परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है बच्चों। जैसे एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करते हैं, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है और थोड़ा खा पी करके रेडी है, तो आपके पास एनर्जी रहेगा, आप ज्यादा दौड़ोगे। और यदि आप लोग 2 दिन से खाए नहीं हो और आपको बोला जाए कि चलो यहाँ चलना है, तो फिर कहोगे भैया हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, बहुत थके हारे। सही है कि नहीं? क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास उतना ताकत ही नहीं है कि आप उतना कर सको। लेकिन जब आप खा पी करके रेडी रहते हो, अपने पास एनर्जी पावर बहुत ज्यादा होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? तेजी से काम करते हो, है ना। ऐसे ही यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, फलस्वरूप अपने सतह से निकलने लग जाते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लोग समझ लेना।
कि एक ऊर्जा का मात्रक होता है बच्चों। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। मैं ये चाहता हूं कि जो चैप्टर कराता हूं यदि बीच में एक छोटा सा भी फैक्ट आ गया टॉपिक के एक्स्ट्रा भी, तो उसको जरूरी है पढ़ना, क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव आ गया तो बाद में भाई आप लोगों को ऐसा परेशानी नहीं होगी, और जो केवल ऐसे हवा हवा में पढ़ रहा है उसको बहुत सारी परेशानी होगी। तो ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है बच्चों K बराबर E इंटू भी। याद रखिएगा क्या होता है, K बराबर E इंटू भी। K बराबर E इंटू भी, ये किसके लिए फार्मूला है सर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। ठीक, तो यदि आपके पास आ जाए क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो आप बड़े प्यार से कह देना सर ऊर्जा का मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। और हम पहुंच गए जहां हम शुरू किए थे कहानी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में। अब देखो बच्चों, मैंने उस पदार्थ को अच्छे तरीके से चित्र बनाकर दिया, आपके माइंड में डाल दिया, तो अब आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन रटने की जरूरत ही नहीं कि सर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अब क्यों पढ़े। हमने तो जाना कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो परिघटना वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाएगा। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो परिघटना है ना, उत्सर्जित होने की जो परिघटना है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाएगा। 1 मिनट में आप लोग इसको देख लो जरा कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता बच्चों। हमने बोला था चाहे उसको गर्म कर दो, चाहे प्रकाश किरण डाल दो, चाहे विद्युत विसर्जन कर दो, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बच्चों ये 3-4 प्रकार से होता है। पहला है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या है, ताप आयनिक, यदि धातु को गर्म कर दो और जब गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की ज्यों गतिज ऊर्जा बढ़ी कारफलन से उसका अधिक हो गया, क्योंकि कारफलन फिक्स हो गया, उसको एक न्यूनतम ऊर्जा होगी जिस ऊर्जा पे निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कारफलन से जैसे अधिक हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गई। मैंने कारफलन क्या कहा कि जितनी आवश्यकता है उस ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को कि इतनी ऊर्जा में वो बाहर हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी को काम करने के लिए ले जाना हो तो उसका एक निश्चित वैल्यू होती है कि भैया आज मैं 1 दिन का 500 रुपए लूंगा, और जैसे ही किसी ने 500 दिया, क्योंकि उसकी कारफलन 500 थी, कार करने के लिए उसकी जो कीमत है वो वैल्यू कितनी है, 500 थी। जैसे किसी ने एनर्जी देना शुरू किया 100 रुपए, 200, 300, और जैसे उसके 500 पूरे हुए बोले चलो अब हमको चल देना है। ऐसे ही धातु को जब हम ऊर्जा देते हैं, तापायनिक मतलब गर्म करते हैं प्यारे बच्चों, तो जब गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जब कारफलन से अधिक हुआ तो चल दिया। यानी व्यक्ति की कीमत यदि 500 है और किसी व्यक्ति ने 501 रुपए भी दे दिया तो तुरंत वहां से चल देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बेस प्राइस उसकी 500 थी। और उससे अधिक मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिला फिर भी वहां से वो चल देता है। इस उत्सर्जन को बोलते हैं बच्चों तापायनिक उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। जैसे हम कोई एक धातु ले लेते हैं, एक धातु ले लेते हैं बच्चों, यहां पे एक धातु है, ठीक है, और धातु को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। धातु को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे, कैसे गर्म करोगे, यहां पे बच्चों एक बना लो क्या, दीप जलेनी। जब इसको गर्म करोगे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके बाहर की ओर चलने लगेगा। ये परिघटना आपका क्या कहलाया बच्चों, ये परिघटना क्या कहलाया, तो तापायनिक उत्सर्जन। ताप के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, इसे बोलेंगे तापायनिक उत्सर्जन। चीज है क्लियर कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो ही गतिज ऊर्जा धातु के कारफलन से अधिक होता है तो धातु की सतह को छोड़कर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस परिघटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा बच्चों इसका कंडीशन है कि भाई धातु का गलनांक अधिक हो, है ना, और दूसरा कारफलन कम होना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कारफलन कम होना चाहिए।
कालफलनी कम नहीं है तो फिर ज्यादा ऊर्जा लगेगी। और गलनांक भी थोड़ा उच्च होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इधर से इसको गर्म कर रहे हो गल जाए, जैसे लोहा आसानी से नहीं गलता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है ना। तो फिर बच्चों किसी भी धातु को गर्म कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसका गलनांक कम हो जाए, गलनांक मतलब वो गल जाए, द्रवित हो जाए, पिघली हुई अवस्था में हो जाए, तो उसका गलनांक थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। यानी कोई भी हमने धातु लिया है उसका गलनांक उच्च होना चाहिए, कारफलन कम होना चाहिए। कारफलन कम का मतलब कम ऊर्जा पे ही वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए। दो कंडीशन यहां पर दे रखा है कि भाई साहब तापानिक उत्सर्जन तभी संभव है जब वो बच्चों गलनांक उच्च हो, अर्थात वो पिघले नहीं, है ना, कम टेम्परेचर पर पिघले नहीं। और भाई दूसरा कारफलन कम होना चाहिए ताकि कम ताप पर वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए। अगला बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव इतना सिंपल है कि कोई हमारे पास धातु है, फिर बच्चों क्या है, धातु है, ठीक, ये धातु है, क्या है, धातु है। अब इस पर प्रकाश किरण आपतित हुए, प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित हो जाए, प्रकाश किरण इस तरीके से तरंग के रूप में आती है और प्रकाश किरण बच्चों आपतित हो रही है, क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और अंदर तक प्रकाश किरण पहुंच रही है। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, जब एनर्जी प्राप्त करता है तो इलेक्ट्रॉन निकल करके सतह से बाहर की ओर चलने लग जाता है। ये परिघटना क्या है बच्चों, ये परिघटना क्या है, ये क्या है आपका विद्युत विसर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। अब इसको आप शब्द में देखो कि जब धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है, यानी प्रकाश किरण आपतित होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित करता है। मतलब बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा कारफलन से अधिक होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल शॉर्टकट में देखो, किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, चित्र मैंने बना दिया है, चित्र इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा बनाना है नहीं, ठीक है, चित्र इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक। चले आगे की कहानी, ये अपना चित्र है और बीच में भी बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं बच्चों तो कॉल रिसीव नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में नंबर रहता है, बच्चों को पता नहीं रहता कि सब सर कब कॉल रिसीव करेंगे, कब नहीं, और मेरा भी निश्चित नहीं रहता कि वीडियो कब बन रहा होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बाद में मैं रिसीव कर लेता हूं या कॉल बैक कर लेता हूं। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो भाई साहब परेशान ना हो, ओके। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। प्रकाश विद्युत प्रभाव अपना हो गया, अब बात करते हैं क्षेत्र उत्सर्जक। क्षेत्र उत्सर्जक में इस तरीके से होगा बच्चों, ये अपना एक धातु का सतह है और इस धातु की सतह में अपन क्या करते हैं, एक यहां पे मान लीजिए क्षेत्र ठीक, हमने बच्चों विद्युत क्षेत्र लगा दिया, क्या लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब विद्युत क्षेत्र लगाने से भाई इसमें विद्युत क्षेत्र आ रहा है, अब विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चलने लगेगा। यह परिघटना आपका क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना क्या कहलाता है बच्चों, क्षेत्र उत्सर्जक कहलाता है। बस इतना ही है, कुछ है नहीं। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ा, इलेक्ट्रॉन के कारफलन कम हुआ और एनर्जी के कारण ऊर्जा निकलकर बाहर हो गया। द्वितीयक उत्सर्जन क्या है,
जब किसी धातु पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। कुल मिलाकर के द्वितीयक उत्सर्जन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ही आएगा और इलेक्ट्रॉन को ही निकालेगा, तब ये द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। द्वितीयक उत्सर्जन में कुछ भी आपको ज्यादा नहीं करना है, एकदम बिल्कुल फैक्ट की बात है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं भाई, पढ़ने की जरूरत है नहीं। धातु का सतह अपना आया, ये धातु का सतह है, धातु का सतह भाई इस धातु की सतह पे इलेक्ट्रॉन का आना हुआ, इलेक्ट्रॉन ही आ रहा बच्चों और इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है। बस उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं, जिसके कारण यहां के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ता है, कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गया। ठीक, अब हमारे जो सिलेबस में बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है, ये आप लोगों ने तो अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं। तापानी के नहीं, ताप देंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तापानी के बाद आपने देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश किरण आई, उचित आवृत्ति की प्रकाश किरण आई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला। क्षेत्र उत्सर्जक का मतलब है बच्चों एक विद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और बच्चों एक आपने द्वितीयक उत्सर्जन लगाया। द्वितीयक उत्सर्जन का मतलब है कि जब उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश किरण आवृत्ति, उच्च ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन आपतित होती है, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। अब जो हमारा मेन टास्क है बच्चों, अभी आज का ही टास्क है, खत्म नहीं हुआ अभी हमारा क्लास इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम भाई लंबे क्लास लेंगे तभी क्लासेस में मजा आएगा और चैप्टर भी खत्म होगा। लेनार्ड का प्रयोग, हॉलबॉक्स का प्रयोग, इनका प्रयोग हमारे सिलेबस में है जिसे अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हर्ट्ज का भी प्रयोग होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हर्ट्ज ने क्या बताया, क्योंकि भाई सब लोग अपना अपना प्रयोग किए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की पुष्टि करने के लिए बच्चों, ठीक है, सन 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने, ठीक है, उसके बाद हॉलबॉक्स ने, उसके बाद लेनार्ड ने, मिलिकन ने, सभी वैज्ञानिकों ने इसको अच्छे तरीके से अध्ययन किया। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव इनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि प्रकाश के इफेक्ट के कारण आज भी आप देखो बच्चों कि यदि मान लीजिए बैंक वगैरह में कहीं भी लूटपाट यदि होती है और प्रकाश किरण जल जाए, प्रकाश किरण जलती है जिसके कारण बच्चों बेल बजने लग जाती है। यदि किसी तरीके से वहां प्रकाश जल गया तो बेल बजेगी। वो किस सिद्धांत पर रहता? प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। अभी हर गांव में एक लाइट लगा हुआ है, सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में ऐसा रहता है कि दिन में लाइट ऑफ हो जाती है और रात में लाइट क्या हो जाती है? लाइट चालू हो जाती है। तो उसमें भी दिमाग किसका लगाया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को, है ना, कि भाई साहब उसमें ऐसा दिमाग कि जैसे लाइट कट आउट हुआ उल्टा काम करना शुरू हो जाए। ठीक, तो ये सारी चीजें उपयोगी होता है। ऐसे बहुत जगह, जैसे सौर सेल होता है ना, फोटो सेल होता है, इनमें आपका बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश किरणें आती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता बच्चों, उसके सहारे से हम कई प्रकार के उपकरण का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की गहन अध्ययन की। इसके बाद हमारे हॉलबॉक्स आए, तो ये हॉलबॉक्स का प्रयोग पढ़ना है, लेनार्ड का प्रयोग पढ़ना है और हेनरिक हर्ट्ज का प्रयोग पढ़ना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि सर हमारे पास एक धातु है, धातु पर उचित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कार्यफलन से ऊर्जा अधिक हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। कितना सिंपल है। एक धातु है, धातु की सतह पर उचित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कुछ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का हर्ट्ज का प्रयोग? हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में क्या किया कि कुछ भी नहीं लिया, वही बच्चों अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करते हुए एक विसर्जन नली ले ली। विसर्जन नली कैसी होती है? ये विसर्जन नली, ये विसर्जन नली ले ली, ठीक, और कैथोड पर परावैंगनिक किरणों को डाला। अब विसर्जन नली का मतलब तो क्लियर है कि इसमें एक तो कैथोड होगा, ठीक है, इसमें कैथोड होगा और इधर एनोड होगा।
ठीक है, इसको बाह्य परिपथ से किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब इसमें उन्होंने क्या किया कि उचित आवृत्ति की परावैंगनी किरणें डाली, मतलब परावैंगनी किरणें यहां से यहां पे डाल दी। ठीक है, ये डाल दी परावैंगनी किरणें। जब परावैंगनी किरणें डाली बच्चों, तो विद्युत विसर्जन आसानी से हुआ। विद्युत विसर्जन कैसे हुआ? विद्युत विसर्जन इस तरीके से हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके आगे की ओर चले लगे। ठीक है, और परिपथ क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। अभी परिपथ पूर्ण नहीं था, कैथोड और एनोड अलग अलग थे। जैसे आपने विलियम क्रुक्स में देखा था कि इस पर हम क्या करते हैं, दोनों सिरों में विभवांतर लगाते हैं, अच्छा उच्च वोल्टेज। अभी यहाँ पे नॉर्मल है, विभवांतर हमने बहुत ज्यादा नहीं लगाया, नॉर्मल है, लेकिन परिपथ पूर्ण नहीं हो रही थी। अब जैसे ही इस पे क्या आपतित कराया गया, प्रकाश कण आपतित कराया गया, तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होने लग गई, और इससे जो तीव्रता प्राप्त होगी, मान लीजिए यहां पे आपका एक बल्ब लगा हुआ है। पहले विलियम क्रुक्स के आधार पर अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और यहां परिपथ पूर्ण हो रहा था, लेकिन जब परावैंगनी किरणों को आपतित कराया गया तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलने लग गई और इसकी तीव्रता बढ़ गई, धारा ज्यादा बहने लग गया। इससे उन्होंने अपने प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सन 1887 में खोज की। उन्होंने पाया कि जब किसी विसर्जन नलिका के कैथोड पर परावैंगनी किरणें डाली जाती है तो विद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। कैथोड पर परावैंगनी किरणें डालने पर उसमें प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो एनोड की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे विद्युत विसर्जन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जैसे मैंने कहा कि कैथोड किरणों के गुण की खोज विलियम क्रुक्स ने की। विलियम क्रुक्स ने बताया कि इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो कैथोड से किरणें निकल करके, यानी कैथोड किरणें कुल मिलाकर के वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं, एनोड की ओर चल रही है। ठीक है सर, चल रही है, लेकिन यदि उसमें ऊपर से परावैंगनी किरणें और डाल दी जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की मात्रा और बढ़ जाएगी, है ना, और फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इस तरीके से बच्चों हर्ट्ज ने अपना प्रयोग दर्शाया। दूसरा प्रयोग है हॉलबॉक्स का प्रयोग। उनके द्वारा एक उपकरण में बच्चों क्वार्टज की एक निर्वात नलिका ले ली, क्वार्टज की एक निर्वात नलिका, क्वार्टज की एक निर्वात नलिका ले ली इस तरीके से। ठीक है, क्वार्टज की एक निर्वात नलिका ले ली, जिसे हम अब यहां पे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जिसके अंदर जस्ते की बनी दो प्लेट ले ली, जस्ते की बनी दो प्लेट ले ली, जस्ते की बनी दो प्लेट, जस्ते की बनी दो प्लेट, एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो। ठीक है बच्चों, ए और सी है, ए एक प्लेट आपका ए है और एक प्लेट आपका सी, दो प्लेट है। ए एनोड है, सी कैथोड है। ए और सी का संबंध एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं, एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है सर, एक बैटरी से आप जोड़ दो, और इसको एक कुंजी की सहायता से हम इस तरीके से जोड़ देते। ठीक है, बैटरी की सहायता से जोड़ दिए। ए बैटरी के धन सिरे से, अच्छा ए बैटरी के धन सिरे से जोड़ना है भाई, ए बैटरी के धन सिरे से, और आपका सी बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा रहता है। ये उनका प्रयोग था कि एक क्या ले लिया बच्चों, एक निर्वात नली ले लिया जिसमें जस्ते का दो प्लेट लगाया उन्होंने, एक एनोड है एक कैथोड है। ए को, क्योंकि ये आपका एनोड है, एनोड को धन से जोड़ा और कैथोड को ऋण से जोड़ा। क्या गजब का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये उन्होंने अपना प्रयोग दर्शाया। हालांकि हमने उल्टा कर दिया कैथोड एनोड, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा करो ना, उसके ही डायग्राम के आधार पर बनाओ तो ठीक रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका ऋण है, फिर इधर धन है। ऋण का संबंध कैथोड से तो इधर सी बना दो सर, और धन का संबंध एनोड से तो इधर ए बना। ये उनका डायग्राम था। ठीक है, ये आपका बैटरी है प्यारे बच्चों, और ये इसका कुंजी है। ठीक, देखिएगा अब इसमें उन्होंने क्या किया, अब इसमें उन्होंने परावैंगनी किरणें डाल दी, परावैंगनी किरणें डाल दी। कौन सी किरणें डाल दी? परावैंगनी किरणें। और जैसे परावैंगनी किरणें डाली तो उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड से किधर चल रहे हैं,
इस तरीके से उनका प्रयोग की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, देखना जरा कि जब कैथोड सी पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो परिपथ में विद्युत धारा बहने लग जाती है, जिससे धारा मापी जी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। पराबैंगनी किरणों को हटा लेने पर कोई धारा नहीं बहती। अच्छा, हमने यहाँ पे धारा मापी नहीं लगाया है, कुंजी लगाने के साथ साथ कुंजी न लगा के यहाँ पे धारा मापी लगा दो, खत्म कर। धारा मापी मतलब इस तरीके से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दो, है ना। तो बच्चों, जब ये पराबैंगनी किरणें हैं, कौन सी किरणें हैं? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा सा लिखते चलें। बाद में आ जाएगा एग्जाम में कि सर हालवाक्स का प्रयोग बताओ, लेनार्ड का प्रयोग बताओ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपका हर्ट्ज का प्रयोग था और ये हालवाक्स का प्रयोग है। हालवाक्स में क्या बताया कि जब कैथोड सी पर क्या करेंगे बच्चों, पराबैंगनी किरणों को हम डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, जिससे विद्युत धारा बहने लग जाती है, जी में विक्षेप होता है, इसमें कुछ ना कुछ हलचल मचेगी। ये जो आपका जी है इसमें हलचल मचेगी। ठीक, आज भी आप लोग जो उपकरण बनाते हैं, जैसे टीवी बनाते हैं, कूलर बनाते हैं, करंट को चेक करते हैं, तो आप जाकर के उनकी दुकान में एक बार ट्राई कर लेना कि किस तरीके से हिलता डुलता है। ठीक है, देखो बच्चों, पराबैंगनी किरणों को यदि हटा लें तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, फलस्वरूप धारा मापी का विक्षेप शून्य हो जाता है। इससे उनको पुष्टि हो गया। भाई उन्होंने क्या ले लिया, एक विसर्जन नली ले ली, निर्वात नली। निर्वात मतलब अंदर किसी प्रकार से कोई हवा नहीं है, निर्वात मतलब खत्म, किसी प्रकार से अंदर कोई माध्यम नहीं है, वो निर्वात होता है। निर्वात के अंदर दो जस्ते का इलेक्ट्रोड लगाया, एक कैथोड एक एनोड, है ना। ए का संबंध बैटरी के धन सिरे से और सी का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया। अब बच्चों, कैथोड पर क्या किया, पराबैंगनी किरणें आपतित करी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो भाई साहब परिपथ पूर्ण होगी, और जैसे ही परिपथ पूर्ण होगी तो जी में क्या होगा, विक्षेप होगा। इससे पुष्टि हो गया कि भाई प्रकाश किरणें यदि उचित आवृत्ति की किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाता है। और यही बच्चों आपका हालवाक्स का प्रयोग है। प्रयोग सब वही है कि धातु की सतह पर हम प्रकाश आपतित कराएंगे, जब उचित आवृत्ति की प्रकाश आपतित होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो परिपथ पूर्ण होगा। कोई बल्ब लगा दिया, किसी ने धारामापी लगा दिया, है ना, वैल्यू पता करने के लिए, किसी ने परिपथ को पूर्ण करा दिया, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। सबका आखिरी उद्देश्य एक ही है बच्चों, सबका आखिरी उद्देश्य एक ही है। क्या है उद्देश्य भाई, प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। चीजें क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्याख्या वगैरह सब वही जो अभी समझा रहे थे। अब बात करते हैं बच्चों लेनार्ड का प्रयोग। लेनार्ड में थोड़ा अपना उपकरण अलग तरीके से बनाया, है ना। विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए क्वार्टज की एक, यहां पर देखो क्वार्टज की है बच्चों, ये इसकी है क्वार्टज की, ये क्वार्टज की बना ली। एक नली ले लिया और उसमें बच्चों एक खिड़की लगा दिया। ये खिड़की लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, खिड़की, है ना। अब उस खिड़की के माध्यम से वो प्रकाश किरण डालेगा, है ना। क्वार्टज की बनी एक नलिका ली और प्रकाश सुग्राही प्लेट सी, धातु की प्लेट ए होती है, मतलब इसमें दो प्लेट है बच्चों, एक ए और सी, कैथोड और एनोड, दो प्लेट लगा दिया, है ना। सी को कैथोड और ए को एनोड कहते हैं। और डब्ल्यू क्वार्टज की एक खिड़की लगी होती है जिसके द्वारा विकिरण नली के अंदर प्रवेश करता है। थोड़ा सा इसमें सिस्टम क्या बनाया, सिस्टम ये बना दिया कि भाई साहब नली तो क्वार्टज की थी, लेकिन क्वार्टज से डायरेक्ट प्रकाश किरण नहीं, एक बढ़िया सा खिड़की बना दिया कि यहां से प्रकाश किरण आसानी से जाएगा। प्रकाश किरण आसानी से जाएगा ना, तो भाई साहब ज्यादा मात्रा में प्रकाश किरणें आपतित होगी। हाँ, लेकिन इसको जैसे मान लीजिए हम धनात्मक विभव पर रखना चाहते हैं, ऋणात्मक विभव पर रखना चाहते हैं, इसलिए बच्चों इसको एक अलग बैटरी में बढ़िया कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, जैसे प्लेट ए को दिक् परिवर्तन K1 से जोड़ा, ये प्लेट ए है, इसको K1 से जोड़ दिया, यहाँ पे K1 है, ठीक है, नहीं दिख रहा सर, चलो मैं बताता हूं। यहाँ पे दिक् परिवर्तन K1 से जोड़ दिया कि इस कुंजी से जोड़ना है कि इस कुंजी से जोड़ना है, ये मेरी इच्छा है कि किसको धनात्मक पे रखना है, किसको ऋणात्मक पर रखना है। विभव विभाजक RH की सहायता से C के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक विभव पर रखा जा सकता है। मतलब A को धनात्मक पर रखना है, ये ऋणात्मक पर रखना है, ये यहाँ पे बच्चों
कुंजी के माध्यम से इधर उधर जोड़कर हम कर सकते हैं। दोनों के बीच विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर तथा बहने वाली धारा को माइक्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, ये लगा हुआ है धारा मापी माइक्रोमीटर। ठीक है, और इस तरीके से बच्चों इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए इस खिड़की के माध्यम से प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती है। तो ये तो संरचना हो गया, जिसको लिखना तो लिख सकते हैं। देखो भाई, यदि छोटा सा भी आप लोग लिख दोगे, इतना इधर ना लिखोगे तो भी चल जाएगा कि भाई लेनार्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया। लेनार्ड और आर्य मिलकर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया। इन्होंने कॉर्टेज की एक बनी क्या ले ली बच्चों, नलिका ले ली, जिसके अंदर प्रकाश सुग्राही प्लेट ए और सी लगाया। ए को हम एनोड और सी को कैथोड कहते हैं। इसमें एक डब्लू कॉर्टेज खिड़की लगी होती है, जिससे होकर प्रकाश किरण अंदर है ना कैथोड सी पर आपतित होती है, कैथोड पर आपतित होगी बच्चों। यहां पर एनोड लगा हुआ है, जबकि कैथोड पर आपतित होगी। तो थोड़ा चित्र में यहाँ पे सुधार मैं कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे ए लिखा हुआ है बच्चों, तो इसको अपन को सी बनाना है। क्या बनाना है, सी। ये सी है, कैथोड है, और ये बच्चों ए है, एनोड है। गूगल से लिया गया तस्वीर है, इसलिए ऐसा है। ओके, चलिए अब इसमें होता क्या है बच्चों, बड़ा सिंपल है यार कि खिड़की के माध्यम से परावैंगनिक किरणों को यहां पर आपतित कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, एनोड की ओर चलेगा, एनोड की ओर जाएगा तो परिपथ पूर्ण होगी। धारा जितनी बहेगी हम धारा मापी की सहायता से पता कर लेते हैं कि माइक्रो एम्पियर में कितनी धारा बह रही है। जब खिड़की डब्ल्यू से होकर प्रकाश किरणें सी पर आपतित होती है, उद्देश्य वही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। और अब यदि एनोड ए को धनात्मक विभव पर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि सी से इलेक्ट्रॉन निकला, ए धनात्मक विभव पर है तो इलेक्ट्रॉन ए की ओर चला। ठीक है बच्चों, फलस्वरूप बाह्य परिपथ में प्रकाशिक विद्युत धारा बहने लगती है, जिसके माप हम माइक्रोमीटर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। यह था आपका लेनार्ड का प्रयोग। किसका प्रयोग बच्चों, लेनार्ड का प्रयोग। ठीक, इस तरीके से आज का क्लास अब समाप्त होता है ना। और आप लोगों से गुजारिश है कि जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। नहीं बाद में बच्चा कहेगा सर आपने हमें लूट लिया दिल के हुसन बालों ने, है ना। कोई बात नहीं भैया, जिन बच्चों को नोट्स लेना है वही संपर्क करें, मात्र कितना, 100 रुपए। ओके, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। अगले लेक्चर में धुआं करेंगे अगले टॉपिक को। जय हिंद, वंदे मातरम।